बता रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग को दो इवेंट दिया हुआ है, मान लो एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है, और अगर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई आता है, मतलब कुछ भी मैच नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंडीशन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। और अगर यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का, तो ये हम लोग को जीरो देगा। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कि कोई बोला है कि एक ठो डाइस को उछाला जाता है, और डाइस को उछालने से जो इवेंट ई आता है वो आता है इवेंट नंबर, इवेंट नंबर। और एक ठो एफ है जहाँ पर फिर से डाइस को ही उछालते हैं, और इसका जो इवेंट है वो आता है नंबर लेस देन 4 या फिर नंबर लेस देन 3। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन है। अगर हम लोग दो का बात करेंगे तो वो इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो कॉमन आ रहा है, दो हम लोग का कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे। लेकिन वही अगर इवेंट हमारा रहा एक में ऑड और दूसरा में हमारा रहा इवेन, इवेन, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कुछ भी लिंकअप नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट वाला क्या होता है? तो यहाँ पर देखो ये सारा इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इंडिपेंडेंट का एग्जांपल हो जाता है, जैसे मान लो कि एक सिक्का लो, सिक्का लेने के बाद बोला कि 4 बार हम लोग उसको टॉस किए तो 4 बार हेड आया, ठीक है, हेड आया 4 बार। अगला 2 बार उसको फिर से उछाले तो उसमें हमारा आया टेल टेल। अब पूछता है कि बताओ थर्ड टाइम हम लोग उछालेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखो अब तीसरा टाइम भले ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से तीसरा बार क्या आएगा उसको कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंट हुआ। तो तीसरा बार भी हम लोग सीधा बोलेंगे कि वो हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो आएगा हाफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। म्यूचुअली नहीं लगा रहता है, इंडिपेंडेंट ही होता है। और ये होता है हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तीनों में बेसिक फ़र्क है। अब लिख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। टू इवेंट्स ई एंड एफ आर mutually exclusive if E intersection F is equal to phi and probability of P E intersection F is equal to 0। वो पाई हुआ तो ये तो जीरो ही होगा। जीरो होगा ही, हाँ। अच्छा ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ ई अकर्स, अगर ई होता है, एक बार ऑड आने का प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकाल चुके तो ऑड में अब इवन नहीं आ सकता, दोनों में से कोई एक बार में एक ही होगा, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। अब यहाँ पर देखो ये दो था, इवन भी था, और ये दोनों एक साथ हो रहा था ई और एफ, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन ए बिल्कुल एक बार में एक ही हो रहा है, या तो ऑड या फिर इवन, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसमें लिखेंगे इफ ई अकर्स एफ कैन नॉट अकर। इन अदर वर्ड इफ ई अकर्स एफ कैन नॉट अकर, अच्छा एंड इफ एक एफ अकर्स if f occurs then e cannot occur। ब्रैकेट में कर लेना, दैट इज बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर, बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर। यहाँ पर टुगेदर एक साथ कभी नहीं हो सकता है दोनों, इसमें हम लोग का दोनों एक साथ हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद लिखना 4 नंबर में, 4 नंबर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसमें लिखना टू इवेंट्स ई एंड एफ आर collectively exhaustive if
ई यूनियन एफ बराबर एस। एस मतलब पूरा सैंपल स्पेस। अगर दो का हम लोग यूनियन कर लेंगे ना तो पूरा का पूरा आ जाएगा। अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें मतलब बिल्कुल 1 हो जाएगा अगर दो ठो हम लोग एक साथ ले लिए तो। एंड दैट इज, मतलब कोई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ जैसे मान लो कि डाइस को उछालते हैं, एक में है हमारा इवेंट ई वाला जो है वो है 1 2 3, और इवेंट एफ वाला जो है वो है 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी ई यूनियन एफ निकालते हैं ना तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा, क्योंकि ई यूनियन एफ में पूरा का पूरा शामिल हो जा रहा है 1 से 6 तक। अच्छा, अगर हमारा इस टाइप से रहता कि ई हमारा 1 2 3 है, 1 2 3, और एफ रहता 1 और 5, 4 5। तो ये हमारा फिर नहीं होगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि 1 नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के। छः दोनों, छूट जा रहे हैं। हाँ दोनों के मिला के अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर पी यूनियन ई यूनियन एफ तो कितना आएगा, बोलो कितना ऊपर आएगा। से 3/6, नीचे से +2/6 है ना? वैसे थोड़ा ही होता है, ई यूनियन एफ करेंगे तो पहले तो ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो 1 2 3 और 5, 4/6, 2/3 बराबर नॉट 1। तो ये हमारा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं हुआ। उसके बाद लिखना इंडिपेंडेंट इवेंट, लास्ट 5। ये इतना ही टाइप होता है इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल बता दी, हेड टेल वाला वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट था। इसमें लिखेंगे 2 इवेंट्स हाँ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ हाँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। और समझने के लिए था ये मैथमेटिकल, इसका अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अच्छा, जैसे सर एक एग्जांपल देंगे। इसका, सर हाँ बोलो। सर मेरा एक टेस्ट है, आप इसका वीडियो मेरे को भेज देंगे यूट्यूब, मतलब अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो। ठीक है, तो तुम टेस्ट अटेंड करो, हम रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, कल भेज देंगे। और उसका भी, स्नेहा का भी प्रॉब्लम है, उसका भी क्लास व्लास का कुछ टेस्ट उस्ट चल रहा है। हाँ सर, मेरा अभी 8:45 से एक टेस्ट है। अच्छा ठीक है, तो तुम वो टेस्ट अटेंड करो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है सर। और जो पिछला वाला था ना वो वाला मेरे को भेज दीजिएगा। पिछला कौन चैप्टर का? तो पिछला जो हम लोग कर रहे थे वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था ना। चैप्टर बोलो, देखना पड़ेगा हम रिकॉर्ड किए कि नहीं। पिछला मतलब वो मैट्रिक्स वाला तो तुम किया था ना? नहीं, मैट्रिक्स के पहले। मैट्रिक्स की हो, अच्छा। अच्छा, हम उसके पीछे वाला देखा, पूरा हम प्लेलिस्ट का भेज देंगे, तुम देख लेना जो जो नहीं तुम्हारा हुआ है। हाँ सर, वो मेरे को इंटीग्रेशन भी एक बार देखना है, डेफिनेट करना। ठीक है, हम पूरा वो प्लेलिस्ट ही सेंड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप में ही डाल देंगे। देखो ऑनलाइन का इतना एडवांटेज मिल जा रहा है तुम लोगों के, रिकॉर्ड वीडियो कभी भी अवेलेबल हो जा रहा है। इसमें हम लोग को ये देख रहे थे ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ, इसमें देखो एग्जाम्पल तो हम लोग का वही हो जाएगा जिसमें हम बताए थे कि अगर तुम्हारा क्वाइन वाला जो हम लोग लेते हैं वो एक एग्जाम्पल है। और मैथमेटिकली ऐसे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन। इसमें थोड़ा सा और लिख लो, एक तो ये वाला भी फार्मूला इसमें आ जाता है। अगर पी ई बाई एफ, हालांकि ए वाला पूरा आगे ही हम लोग देखेंगे, पी ई बाई एफ एक ऐसे आता है, पी ई बाई एफ पी ई के बराबर हो जाता है। पी ई बाई एफ का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है एफ के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले रहे हैं, किसी रूम में 3 दरवाजा है, ठीक है, 2 दरवाजा ओपन है, तो तीसरा दरवाजा के ओपन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इस टाइप का अगर रहा क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्ट पी ई बाई एफ निकालते हैं। और चूंकि दरवाज़ा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पी ई के बराबर कर देते हैं इसको। इसका भी सर ये मतलब नहीं समझे, दरवाजा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब। पहला दरवाज़ा खुलेगा कि बंद होगा उसका दूसरे दरवाजा से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अच्छा, होता है, जैसे एक ही डाइस में बात कर रहे हैं तो एक ही डाइस में ऑड और इवन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है।
लेकिन अगर दो चीज़ बिल्कुल अलग अलग है तो उसको, जैसे एक तो कॉइन वाला दिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दरवाज़ा वाला जो केस होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। और सर डाइस कैसे डिपेंडेंट हो गया वो? डाइस एक के ही अंदर है ना, अगर हेड आ रहा है मतलब इसमें वन आ रहा है तो फिर फोर नहीं आएगा क्योंकि वन आ चुका है। एक ही डाइस के अंदर हो फिर वन तो टू। फिर तो कॉइन भी वैसा ही हुआ, हेड आया तो टेल नहीं आएगा। हाँ, तो क्वाइन में अगर दो डिफरेंट केस की हम बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, फिर डाइस में भी अगर हम लोग दो अलग अलग अटेम्प्ट की बात करेंगे ना, तो फिर जैसे फर्स्ट टाइम फेंके तो सेकंड टाइम फेंकने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब फर्स्ट टाइम फेंके वहां पर मान लो कि 4 और 5 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो फिर उसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि सेकंड टाइम अगर हम लोग इसको उछालते हैं तो उसमें 3 और 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसको फिर पिछला से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ही बार में पूछता है कि मतलब ऑड है और इवन है तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी, तो ऑड और इवन यहाँ पर जो हुआ दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये होता है। और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा बेस्ट, बोलो। सर ऑर्डर इवन कैसे डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब जैसे कि एक था जैसे और एक था, इवन हुआ था। हाँ, जैसे कि मतलब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे क्वाइन में ही तुम एक क्वाइन की बात करोगे तो वहाँ पर हेड और टेल तो डिपेंडेंट होगा ही। अगर हम लोग इसमें बात कर रहे हैं डाइस में कि 3 आने का, जैसे मान लो कि एक इवेंट ए है तो इसमें हाँ 3 और 5 आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। दूसरा इवेंट एफ है, वहाँ पर 1 और 3 आने का निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा तो एक दूसरे से लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। मतलब एक ही काम के लिए अगर कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है तो समझ लो कि वो उससे रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। और अगर बिल्कुल अलग उसे हट गया तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सर ये थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन तक जाने दो, वहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना तो वहाँ पर इसको थोड़ा और ये करेंगे। अभी ए वाला लिख लो कि अगर एफ के होने के बाद ई का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछे और ई और एफ एक दूसरे से अगर इंडिपेंडेंट रहा तो हम लोग डायरेक्ट पी करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो उस केस में ये हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये होता है फार्मूला अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो। अच्छा वही जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर पी एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ना इसका पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है एफ के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी, तो वो भी हम आगे लिखवाएंगे। आगे सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं, वो पढ़ना है फिर आगे हम लोग को। अच्छा, पी ऑफ ई बाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ मतलब ऑलरेडी अकर्ड, अच्छा एफ ऑलरेडी अकर्ड मतलब एफ के होने के बाद ई का होने का प्रोबेबिलिटी। एफ ई पी एफ बाई ई है, मतलब कि ई के होने के बाद एफ का होने का प्रोबेबिलिटी का होने का प्रोबेबिलिटी। पी एफ। अच्छा और ए पी एफ सिर्फ तभी होगा जब हमारा ई और एफ इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए कंडीशन। अच्छा अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो फिर हम लोग को ए वाला, जैसे यहाँ पर ए दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। एक डाइस में 3 5 और 1 3 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग को पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ इसमें कितना हो जाएगा, 3 ना। इंटरसेक्शन एफ मतलब जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है हाँ, 3 होगा, तो यहाँ पर हाँ, इस केस में हम लोग जो करेंगे 3 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 3 बटा हाँ, कितना हो जाएगा, सॉरी 1/6 आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ का। और फिर एफ पी एफ कितना आ जाएगा, पी ऑफ एफ अपना आ जाएगा 2/6। ये देखना, इसको सूझे अगर समझ में ना आए तो बोलना। ये हम निकाले हैं पी ऑफ, ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। और हाँ, एफ तो ई इंटरसेक्शन एक्स एफ का 1/6 आ गया ना, तो ये अपना आ गया पी एफ का आ गया कितना, पी एफ का आ गया 2, पी एफ का आया 1/3। कैसे 1/3 पी एफ में नंबर कितना है, 2 नंबर है और सैंपल स्पेस कितना है 6। अच्छा सैंपल भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, सैंपल स्पेस 6। तो अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 गुना 3 मतलब हाफ। हाफ आ रहा है ना, तो वो इस केस में होगा। अच्छा
चलो ये तो हो गया बेसिक, अभी तक हम लोग सीख रहे थे। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये हम लोग फिर से आगे देखेंगे, अभी बस याद रख लो इतना कि आगे हम लोग को सब देखना है। उसमें अब सबसे पहला सबसे अब लिखना अप्रोचेज टू प्रोबेबिलिटी। क्या क्या लिखे? अप्रोच। अप्रोचेज टू प्रोबेबिलिटी मतलब कितने तरीके से प्रोबेबिलिटी को सॉल्व किया जा सकता है, तो करीब 5 टाइप का लगभग होता है। इसमें हम लोग का सबसे पहला होगा क्लासिकल अप्रोच, जो कि हम लोग 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, जो एकदम बेसिक होता है। क्लासिकल अप्रोच तो उससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी सॉल्व होता है? 9 10 से 9 10 में बेस थ्योरम थोड़े है, टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़े है, ये सब ना हम लोग के लिए हुआ। क्लासिकल अप्रोच यहाँ पर हम लोग का जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा इसमें लिख लेना पीई इक्वल टू एन ई बाई एन एस, जहाँ पर एन नंबर ऑफ इवेंट और ए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अच्छा, दैट इज द रेशियो ऑफ, कहाँ लिखे सर? नीचे लिखो, इसका मतलब क्या हुआ एन ई बटा एन एस का, और नीचे लिखेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वे एन इवेंट कैन हैपन to the number of ways sample space can happen। इसमें एक तो एग्जांपल कर लो, एग्जांपल एक तो लिखना if out all possible jumbles, if out all possible jumbles, if out, if out, all possible jumbles, all possible jumbles, JUMBLES, all possible jumbles of the word BIRD, bird, a random word is picked, random word is picked, कॉमा, random alphabet, हाँ मतलब वर्ड में से कोई एक वर्ड को चूज करना है, एक वर्ड को मतलब एक अल्फाबेट, एक अल्फाबेट को चूज करना है। अच्छा, a random word is picked, what is the probability that what is the probability that that this word will start will start with a B, capital B, with a with a B, B B, कैपिटल बी, हाँ मतलब वर्ड ही हम लोग को चूज करना है, वर्ड को चूज करना है। वर्ड ऐसा होगा जिसका फर्स्ट लेटर बी होगा और बाकी का इधर कुछ भी हो सकता है, इधर RDI भी हो सकता है, IRD भी हो सकता है, मतलब इन सब में से किसी एक वर्ड को चुनना है। ऐसा ऐसा कितना वर्ड बनेगा, पहले सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 4 ना, 4 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये 4 तरह से BIRD RDR कुछ भी हो जाएगा, इस तरह से टोटल आ जाएगा ये कितना 24। और इवेंट हम लोग का क्या है, इवेंट है जिसमें बोला है कि बी को पहले फिक्स कर लो, उसके बाद जो बच्चा उसको अरेंज करना है, जितना मन उतना अरेंज कर लो। तो ए फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 6 तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेना है, P बराबर NE बाई NS इज इक्वल टू इवेंट कितना है 6, नंबर ऑफ इवेंट, और 24 1/4। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखना, ये तो हो गया। लिखना ए डेक ऑफ 5 कार्ड्स
हाँ each carrying a distinct number from 1 to 5 हाँ is shuffled thoroughly। इसको मिला दिया गया है पूरी तरीके से। उसके बाद लिखना 2 cards are then हाँ removed one at a time। 1 at a time। 2 कार्ड को हटाया गया है और 1 at a time from the deck। What is the probability that the 2 cards are selected with the selected चुनना select अच्छा हाँ selected with the with the number on the first card number on the first card being one higher being one higher than the number on the second card। हाँ, अगर सैंपल स्पेस हाँ वैसे ही होगा। एक कार्ड अगर 3 है तो दूसरा 2 होना चाहिए, अगर 5 है तो फिर दूसरा 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। पहले तो सैंपल स्पेस इसमें देखो कितना बनेगा। इवेंट तो इजीली है, इवेंट तो हम लोग कर लेंगे। इवेंट जो हमारा होगा वो होगा अगर 2 है तो फिर पहला 1 होना चाहिए, या फिर 3 2 होना चाहिए, या फिर ये कैसे यार सर, ये लिख कैसे रहेगा? मतलब ये कैसे समझ लो कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसा होगा वो? नहीं, अगर 2 कार्ड हम लोग चूज कर रहे हैं ना तो उसमें एक कार्ड जो होना चाहिए दूसरा से एक ज्यादा होना चाहिए। समझिए कि यही इवेंट हुआ। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है वो हम लोग का इवेंट होता है, और बाकी जो है सैंपल स्पेस बचा। 2 ही चीज होगा ना, जो निकालना है वो इवेंट है। अच्छा, जो निकालना था वो इवेंट हाँ हाँ, वो हम लोग का इवेंट होगा। 2 हो गया, और क्या हो जाएगा? 4 3 हो गया, 4 3 5 4 हो गया, 5 4 मतलब टोटल 4। हाँ मतलब एन ऑफ ई हो गया अपना 4। एन ऑफ ई हो गया 4। अब वो सैंपल स्पेस का थोड़ा दिक्कत होगा। सैंपल स्पेस बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 4 5। सैंपल स्पेस देखो क्या क्या हो सकता है। इन दोनों को लेकर के कर सकते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को। सैंपल स्पेस में तो सब आ जाएगा ना। 1 2 भी हो सकता है अगर हम लोग 2 कार्ड उठाते हैं तो। 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। अच्छा मतलब 2 करके उठाना है। हाँ 2 करके उठाना है। 1 5 भी हो सकता है। तो जो जो हो सकता है वो सारा हमारा सैंपल स्पेस के अंदर आ जाएगा। और क्या हो सकता है? तो ऐसे करके तो मतलब कितना 5 25 हो जाएगा ना फिर सैंपल स्पेस। 25 होगा कि 1 कम होगा? 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। क्योंकि यहाँ से अगर 2 से करेंगे तो फिर 2 3 2 1 नहीं होगा। 2 1 1 2 और 2 1। हाँ 2 1 भी तो होगा ही। 2 1 और उसके बाद 2 4 और 2 5। 2 1 2 3 20 होगा 20। हाँ 2 4 और 2 5 ना। हाँ 20 होगा। हाँ 4 4 आ रहा है। फिर 3 से करेंगे तो 3 1। 3 का भी 4 को आएगा। अच्छा मतलब सैंपल स्पेस मतलब जितना हो सकता है 2 2 करके कार्ड वो सब सारा। हाँ जो जो निकाला जा सकता है वो सारा ले लेंगे। अच्छा लेकिन निकालना है हम लोग को यही 4 ठो। हाँ, तो वो तो सब इवेंट हो गया। इवेंट हो गया। सैंपल का बारे दे देगा। 4 सैंपल का 3 मतलब जितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तक वो जा सकता है ना। और 2 का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 ही का मतलब 2 ही का वो पूछा है। 2 ही पूछा है। हाँ अगर मान लीजिए 3 का पूछता फिर 3 3 एक साथ लेना पड़ता। फिर 3 मतलब 1 2 3 एक तो लेना पड़ता, 2 3 4 एक तो लेना पड़ता, 3 4 5 एक तो लेना पड़ता ऐसे। हाँ ये हम लोग का टोटल सैंपल स्पेस हो रहा है 4 × 5। ये तो क्या बोल रहे हैं
ये तो एक एक तो करके निकाल के आया तो हाँ। पूरा नहीं निकाल सकते, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, फार्मूला नहीं है। मैक्सिमम जो पूछता है ना इससे रिलेटेड, और डाइस वाला पूछता है जिसमें टोटल सैंपल स्पेस 36 ठो बनता है। 36, हाँ वो तो हाँ 36 होता है, 6 स्क्वायर मैक्सिमम। होता है उसका हाँ फॉर्मूला। फार्मूला इसका भी वो फॉर्मूला मतलब नहीं वो है। आ जाता है, नहीं ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा तो एन ई हो गया 4। तो यहाँ पर एन एस कितना हो रहा है हम लोग का? फिर ऐसा आएगा 20 है, 20 तो आ जाएगा ना। हाँ तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लो 4/20। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। जो जो हमको मतलब हमेशा जो निकालने के लिए बोलेगा वो इवेंट ही होगा हमेशा, हाँ है वो ना? हम लोग का हमेशा इवेंट होता है। अच्छा, मतलब वो कुछ भी हो जाए वो हमको देखने का जरूरत ही नहीं है। हम्म। अच्छा, दो ही चीज तो है, एक हम तो लोग को इवेंट खोजना है और एक सैंपल स्पेस, और कुछ इसमें होता ही नहीं है, दो ही चीज तो पता लगाना है। एक तो और क्वेश्चन लिखो तो, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हम लोग कॉलेज के फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। फिर से नॉइज आ रहा है। ना जाने लगा। ठीक है कि आ ही रहा है। हाँ अभी तो देखो probability, मोबाइल दूर किए तो शायद ठीक हो गया। find the probability ऑफ ऑब्टेनिंग of obtaining कैपिटल ए ग्रेड, कैपिटल ए capital A। ग्रेड इन द एग्जाम। तो एक तो चला गया एग्जाम है, और एक दो का एग्जाम हो रहा है, और एक तो और हो पता नहीं। फिर टेबल बताइए। टेबल जो दिया हुआ है वो है एक में ग्रेड, और नीचे में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें निकालना है पी। अच्छा, पी ए ग्रेड। ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना बच्चों का है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 10 है ना ए आने के लिए, हाँ हाँ तो ए का हो जाएगा 10, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर 10 होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100। तो सारा आपको प्लस करके सैंपल बता दिया आपने। हम्म। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी अप्रोच बोलते हैं, दूसरा टाइप था ये। 0.1। फर्स्ट हम लोग क्लासिकल अप्रोच किए थे, ये फ्रीक्वेंसी अप्रोच था, इसका हम पहले एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। अब लिखवा देते हैं फ्रीक्वेंसी अप्रोच। अच्छा, इसमें हम लोग का जो पी होता है वो हो जाएगा लिमिट n इज 10 टू इन्फिनिटी, टोटल नंबर ऑफ जितना होगा वो, और एन ई बटा कैपिटल एन। एन ई तो वही इवेंट हो गया, और एन मैक्सिमम जितना तक जा रहा है जो वैल्यू हो सकता है। लिमिट मतलब एन का वैल्यू जितना हो जो मैक्सिमम होगा, इन्फिनिटी का मतलब वही कि मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है एन का, जितना नंबर ऑफ टाइम। इन्फिनिटी बिठा तो कभी नहीं सकते ना, क्योंकि अनडिफाइंड फिर तो जीरो हो जाएगा। हाँ इन्फिनिटी बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन एन इन्फिनिटी यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम एन का जो वैल्यू हो सकता है, जितना नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर बिठा ही नहीं सकते तो वो लिमिट लिखने का जरूरत ही क्या है? तो एन सिर्फ 10 एनी टू बाई इन्फिनिटी, 10 टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है। सिर्फ एनी बाई एन बता दीजिए, फिर भी तो वही आएगा ना। हाँ फिर भी तो वो भी तो ठीक ही है, वो भी कर सकते ऐसा हो, तो एनी बाई एन कर सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, 10 टू इन्फिनिटी मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू। हाँ हाँ तुम अगर सिर्फ एन लिख लो और एन के जगह पर एन को डिफाइन कर दो, लिख दो वेयर एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। हाँ, जितना जितना टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ, हाँ हाँ तो वो वही कर देते, क्योंकि ये इसका मतलब तो कुछ मतलब और ही हो जाएगा। तो इसको हटा दो और सिर्फ लिख दो कि एन इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड।
और अगर टोटल वर्ड नहीं जोड़ेंगे तो फिर वही लिमिट n टू इन्फिनिटी, मतलब वही सब टोटल मिला करके n is the total number of टाइम्स n is the total number of टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड times एंड एनी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ई अकर्स। इसमें रूल 1 करना। बेस थ्योरम आज नहीं हो पाएगा सर। बेल थ्योरम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें कल रूल क्लास लेंगे। कल तो नहीं लग रहा है, परसों फिर लेंगे। पी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और हाँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन में। उसके बाद ए यूनियन बी हो गया। इसमें लिखना दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंक्लूशन एक्सक्लूशन। हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके नीचे लिखना इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी के साथ हाँ, उसके नीचे अच्छा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हाँ पी ए यूनियन बी बराबर अच्छा एक तो ए यूनियन बी बराबर फाइव हो जाएगा। हाँ, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ पी ए प्लस पी बी रह जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी। उसके बाद लिखना रूल 2। इसमें हम लोग का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। पी ए बाई बी। अच्छा एक्चुअल में ये वही वाला फार्मूला है, वो पी ए बाई बी हम लोग एक तो देखे थे ना। पी ए बाई बी क्या होता है? पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी ना। तो वहीं से ये क्या किया है, इंटरसेक्शन वाला को पहले रख दिया है। इसको इधर लेके आया। हाँ हाँ, इसी में अगर इंडिपेंडेंट रहा तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फार्मूला। क्या बोल रहा था? हम इसमें लिखो वेयर पी ए बाई बी। हाँ, वेयर पी ए बाई बी, ए बाई बी है फिर पी ए बाई बी ऐसे लिखना, ए वाला जो लिखा हुआ है। और रिप्रेजेंट द वो पूरा फॉर्मूला लिखने का जरूरत है? ना ना ना, सिर्फ पी ए बाई बी। पी ए बाई बी है। रिप्रेजेंट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ऑफ ए गिवन बी। मतलब एक कंडीशन, ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर बी पता है, बी दिया हुआ है, तो ये बोलते हैं कि अगर बी पता हो तो ए निकालने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसके नीचे लिख लेना पी ए एंड पी बी आर कॉल्ड पी एंड पी बी। चला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी एंड पी बी आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। probabilities of A and B respectively।
उसके बाद नीचे लिखना पी ए इंटरसेक्शन बी इसी में नीचे उसके पी ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हाँ, उसके बाद नीचे लिखना पॉइंट वाइज ही कर लेना। पहला कंडीशनल हो गया, दूसरा हो गया मार्जिनल, तीसरा हो गया जॉइंट, उसके बाद चौथा कर लो। हाँ, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स events, देन पी ए इंटरसेक्शन बी intersection B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अच्छा इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। हाँ, अच्छा हाँ, हेंस पी ए बाई बी रिड्यूस टू hence P by B reduce हाँ रिड्यूस टू पी ए एंड पी बी बाई ए रिड्यूस। हाँ, यहाँ पर ये सिर्फ डिफिनेशन सब है। सबसे पहले हम क्या बताएं, इससे बताएं कि ए बटा बी जो होता है उसको पढ़ते क्या है, उसको पढ़ते हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। हाँ, हाँ, अगर अगर ए का क्या प्रोबेबिलिटी है जब बी का कंडीशन गिवन है फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब बी को पता है, उसके बाद ए का निकालने का प्रोबेबिलिटी पी कंडीशन ये क्या है कंडीशन। नाम है इसका कंडीशनल, क्योंकि बी एक कंडीशन हम लोग को पता है, बी गिवन है, बी पता है हम लोग को, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन है, शर्त एक तो दिया हुआ है कि बी ऑलरेडी हो चुका है, उसको हो जाने के बाद अब ए को निकालने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका नाम कंडीशनल पड़ा। अच्छा अगर पी ए और पी बी को स्पेशल सिंगल सिंगल ले तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। पी ए को बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पी बी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा उसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी को ज्वाइंटली एक साथ बोलना है तो इसको हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इंटरसेक्शन बी को और चौथा हम लोग लिखे कि अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट रहा तो हमारा जो फार्मूला था पी ए बटा बी का, वो ए वाला रिड्यूस होकर के इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ए बटा बी का हाँ, पी बी बटा ए का। ए बटा बी का हम किए थे, उसके बाद बी बटा ए का नीचे किए हैं। ए बटा बी का ए इंटरसेक्शन बी का है ना। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख लेंगे ना पी ए इंटू पी बी। हाँ पी ए इंटू मतलब अगर तो पी बी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ पी ए बच गया। नहीं समझ में आया? ये थोड़ा कुछ हो रहा है। हमें बोले हैं कि जो पी ए बटा बी का फार्मूला होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होता है। हाँ हाँ लेकिन अगर हमारा ए और बी इंडिपेंडेंट रहा तो पी ए बी जो है कन्वर्ट हो जाएगा पी ए इंटू पी बी में, और पी ए इंटरसेक्शन भी कन्वर्ट हो जाएगा पी ए इंटू पी बी में। पी ए इंटू पी बी में। हाँ, अच्छा और ओवरऑल जो ए बटा बी था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पी ए में, क्योंकि बी बी कैंसिल हो जा रहा है। पी ए ना पी ए इक्वल टू पी ए। पी ए बटा बी फिर पी ए में रिड्यूस हो जाएगा पी बी बटा ए पी बी में रिड्यूस पी बी में रिड्यूस हो जाएगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट रहा तो। हम्म। अच्छा एक तो क्वेश्चन लिख लो। देर आर टू कंटेनर्स with one containing red, 4 red, one containing 4 red, 4 red वो रेड क्या। बॉल है, 4 red and 3 green ball। अच्छा बोल रहा
and the other containing and the other containing 3 blue and 4 green ball. 3 blue and 4 green balls. देखो यहाँ पर 2 कंटेनर है तो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर एक ही कंटेनर में रहता तो फिर वो दिक्कत होता। अब यहाँ अच्छा, पर है अच्छा। अब यहाँ पर है 1 ball is drawn at random from each container, then the probability that one container Then the probability that one of the ball is one of the ball is red red and other is blue will be and other is blue। blue. मतलब रेड इंटरसेक्शन ब्लू निकालना है। उसमें समझ में नहीं आया, जैसे मतलब तुम क्या बोला, एक कंटेनर है इसमें दिया हुआ है 4 रेड इसमें और 4 रेड और 3 ग्रीन। ग्रीन। हाँ, दूसरा कंटेनर में और एक कंटेनर है जिसमें 5 रेड और 4 ग्रीन। और यही वाला ले लो, 3 ब्लू दिया है 4 ग्रीन। अच्छा, नहीं, इसमें फिर वो कलर अलग हो जाएगा। कलर अलग कर दिया है। अच्छा हाँ, इसमें क्या, तो इसमें 3 रेड और 4 ग्रीन। 4 ग्रीन और ए वाला भी ग्रीन है। हाँ। तो भी हम लोग का बताइए। हाँ 2 रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, हाँ क्वेश्चन ये है तो ये सारा तुम्हारा वो आगे जाकर के पढ़ेंगे, वही सब बेज प्रोबेबिलिटी हो गया, बेज से रिलेटेड। हाँ लेकिन फिर से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ हाँ, वही तो टोटल प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ना होगा, उसके बाद जाकर के बेज हम करेंगे। यहाँ पर तो ऐसे ही कर लो। ये कैसे हुआ? एक बॉल, यहाँ से एक रेड बॉल निकाला गया है। अच्छा, एक कंटेनर से। अच्छा। तो एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/7 ना। हो गया, तो ये 4/7 इंटू 3/7 ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो ये 12/49। probability that one of the ball is red and then R intersection B। अच्छा, तो सर इंटरसेक्शन ही क्यों हो रहा है, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है? यूनियन इसमें क्या करेंगे, यूनियन करेंगे पूरा सैंपल स्पेस। यूनियन का मतलब कि 4 यूनियन का यहाँ पर मतलब क्या होगा, यूनियन का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लू। यूनियन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर रेड और ब्लू हम लोग यूनियन करते हैं तो एक के जगह पर टोटल 7 हो जाएगा ना। एक की जगह पे मतलब नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोग का कितना दिया हुआ था, 4 रेड और 3 ग्रीन है, 4 रेड 3 ग्रीन। और दूसरा में दिया हुआ है 3 ब्लू और 4 ग्रीन, 3 ब्लू और 4 ग्रीन। तो यूनियन का मतलब यहाँ पर होगा सारा का सारा। अगर हम लोग सिर्फ रेड और ब्लू का यूनियन करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, रेड यूनियन ब्लू, रेड हो जाएगा 4 ठो और ब्लू हो जाएगा 3 ठो। 4 रेड और 3 ब्लू हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 का 4 रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा। ये फिर क्या होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन कर रहे हैं मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों को मिला करके कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसे बोल दिया कि उसका प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल इज रेड एंड द अदर बॉल इज ब्लू, हाँ, तो अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले तो हम वो इंटरसेक्शन ही अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्शन ही अप्लाई करना है ना, यूनियन नहीं होता है। लिखो ए लोडेड डाइस हैज, क्या डाइस लोडेड है? हाँ वो क्या डाइस होता है?
सिंपल डाइस होगा। लोडेड मतलब क्या होगा? ये लोडेड डाइस हैज फॉलिंग प्रोबेबिलिटी। लोडेड मतलब हमको लगता है कि वो मतलब थ्रो किया जाता है, उसके बारे में लोडेड लिख दिया है। अच्छा, लोडेड डाइस। हैज फॉलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वो दे दिया है, टेबल बना के। हाँ, ऊपर में दिया है डाइस वैल्यू यहाँ पर, और नीचे में दिया है प्रोबेबिलिटी। दिखाई नहीं दे रहा क्या, बहुत छोटा हो गया। सब 1/8 है, 1/4 के बाद अच्छा, साहब। एक लास्ट वाला 1/4 है फिर। अच्छा, लोडेड डाइस फॉलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? If three identical dice Three identical dice are thrown, are thrown, the probability of occurrence of the probability of occurrence of uh, values 1, 5 and 6 value 1, 5 and 6 on the three dice is क्या on the three dice? each। मतलब 3 डाइस फेंका जाता है, तीनों डाइस पर 1, 3 और 1, 5 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जैसे पहला डाइस में 1, दूसरा में 5, अच्छा, अलग अलग अलग। हाँ, तीसरा में 6। मतलब पहले बार फेंके तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक ही बार फेंके, तीनों डाइस को फेंक दिए, ठीक है। तो पहला डाइस में 1 आने का, अच्छा, तीन अलग। अच्छा, मतलब तीन अलग अलग डाइस है। हाँ, दूसरा में 5 और तीसरा में 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तीनों को एक ही बार में फेंकेंगे। हाँ, और पहला वाला में 1 और दूसरा वाला में 5 और तीसरा वाला में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, अरे बाप रे। तो पहले वाले का 1 मतलब तो 1/4, और ये सबका समेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ना, इंडिपेंडेंट है सब। अच्छा, हाँ, ये तो इंडिपेंडेंट है। तो पहला वाला तो लिखे कैसे? मतलब पी ऑफ पी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6 ऐसे लिखेंगे। हाँ हाँ, तो एक का मतलब 1/4, और 5 का तो हो गया 1/8, और 6 का हो गया फिर से 1/4। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। मतलब कितना हो रहा है इधर में? 32, 4, 8, 128, 1/128। हाँ, ये सब गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये गेट का था। हाँ, ये भी और पिछला भी। अच्छा, कितना नंबर का है? 1 नंबर का। हाँ, 1 मार्क्स का है। ये वाला 2 मार्क्स का है अभी जो किए। अच्छा, अभी वाला 2 मार्क्स का है। उसके बाद एक तो और लिखो, ये भी 2 मार्क्स का है। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। सर, एक मिनट, पेन का काली खत्म हो गई। पेन क्या था? अच्छा, संडे तो पेन भी अपन हम लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। संडे कहाँ ले जाना पड़ेगा? पेन। हाँ, पेन पता नहीं, पेन नहीं, हमको लगता है वो लोग ही देता है पेन। ना, एडमिट में लिखा हुआ है। लिखा है? सैनिटाइजर, मास्क, पेन, स्केल। अच्छा, सैनिटाइजर भी लेके जाना है? हाँ, नहीं तो घुसने नहीं देगा। बताओ, सैनिटाइजर हम लोग को आईपैड के एग्जाम दिए थे तो सबको दिया था। एक तो 2 रुपये वाला जो पाउच आता है, अच्छा। वो सबको दिया था एक। ये सब तो करना चाहिए। अब सैनिटाइजर कहाँ, और 100 रुपया 150 रुपया का सैनिटाइजर अब खरीदेगा तब तो एक दिन का काम है। तो 2 रुपये वाला मिलता हाँ, कहाँ है वही जल्दी? हमको 50 रुपए का खरीदना पड़ेगा।
₹50 का 2 रुपये वाला भी रहता है, लेकिन दुकान में मिलता नहीं है, वो मिलेगा तब तो। हाँ सब दुकान में वो आया था। इसमें एक क्वेश्चन था ना, लिखो एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ consists of 2 पेपर्स, 2 papers. पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, paper 1 and paper 2, हाँ। And the probability of failing in paper 1, क्या सर? the probability of failing in paper 1 Probability of failing in paper 1 is 0.3 is 0.3, ठीक है। and that in paper 2 is And that in paper 2 is 0.2. 0.2. Given that a student has Given that a student has failed in paper 2, has failed in paper 2, हाँ। the probability of The probability of failing in paper 1 is failing in paper 1 is 0.6. अच्छा, The probability of a student failing in both the paper is ये ऑप्शन बता रहे क्या? no. अच्छा, the probability Of. of failing in both the paper, Probability of a student failing in both the paper is हाँ। ऑप्शन ए है 0.5। इस क्वेश्चन में अगर ये निकालना होगा, हाँ, अच्छा हाँ, ऑप्शन है 0.5, 0.18। क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3। 1 वाला को पी ए मान लेते हैं। हाँ P1 मान लिया, P1 और P2, हाँ, P1 हो गया हम लोग का कितना 0. 0.3, P2 0.3 तो P2 हो गया 0.2, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5, मतलब 2 में अगर फेल हो एक जाने student- के बाद 1 में फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.6। हाँ 0.6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ देन हम लोग को निकालना पेपर 2 मतलब 2 में फेल हो चुका है, हाँ, 2 में फेल हो जाने के बाद 1 में फेल होने का प्रोबेबिलिटी 0.6। 0.6, हाँ। तो दोनों में फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 नहीं यूनियन दोनों में फेल होगा ना, हाँ, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। अच्छा अगर पेपर 1 में भी फेल कर गया और पेपर 2 में भी फेल कर गया, हाँ, कॉमन जो लेंगे वो इंटरसेक्शन होगा। अच्छा तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ तो जो फार्मूला हम लोग का क्या है, P1/2 का फार्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इधर में तो अपना आ जाएगा P2 इंटू P1/P2, P1 इंटरसेक्शन P1 इंटरसेक्शन 2 बटा P2 ना। सर जो डायरेक्ट जो था ना वही अप्लाई कर देता ना, वास्तव लिखने का क्या जरूरत है, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या था, P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B है ना, हाँ, P अगर 1 इंटरसेक्शन 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 इंटू P1/2। हाँ हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? P2 कितना है? 0.2 इंटू P1/2 कितना है? 0.6। 0.12 ना। 0.1, हाँ देखो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसा होता है
सर प्रोबेबिलिटी का कौन सा प्रोबेबिलिटी का बोल रहे हो? हाँ हाँ तुम सिर्फ वो बुक उठाओ, मेडजी वाला मैथ वाला बुक है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैं तो मुझे तो बहुत सारा क्वेश्चन है। नहीं, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का 40 क्वेश्चन है, 41 है। 41 मतलब 41 तो छोड़ ही देना, 40 क्वेश्चन है। अगर तुम देख सकते हो तो 40 में टोटल प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगा पूरा, और उसमें जो डाउट होता है वो हमको बोला करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मतलब मेडिजी वाला वो वाला ना जो मेडजी मैथमेटिक्स जो था। उन्हें वो वर्कबुक जो मैम ने भेजा था वो ना ना, वर्कबुक नहीं, वो गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खरीदा था ना हाँ अभी। हाँ 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 हाँ, उसमें उसमें अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन भी हम उसी से करवाए हैं, तो तुम उसी का थोड़ा थ्योरी पढ़ लो और उसका क्वेश्चन देखो एक बार। एक और क्वेश्चन लिख लो, ये भी देख ही लो, 1 मार्क्स का है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। कॉइन्स टॉस 10 टाइम्स। 10 टाइम्स है What is the probability that only the first two tosses फर्स्ट टू टॉसेस will yield heads? अच्छा हाँ, मतलब फर्स्ट टू हेड देगा और बाकी हेड टेल कुछ भी हो बाकी सकता है। बाकी अच्छा बाकी कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो टेल भी हो सकता है। ऑप्शन है 1/2 के पावर 2, बी है 10c2 1/2 के होल स्क्वायर, सी 2 का पावर 10, डी 10c2 1/2 का पावर 10। 10 times toss किए हैं, after times toss किए हैं, somebody will tell you that only the first two tosses will be heads. अच्छा, यहाँ तो बोल ही दिया है जो what is the probability that only the first two tosses will be, मतलब पहला दो ही हेड होगा, बाकी सबको तो टेल होना ही है। हाँ, बाकी सब टेल टेल कंफर्म कर दिया है कि टेल या हेड कुछ भी हो सकता है। नहीं, टेल और हेड नहीं, टेल ही होगा। व्हाट विल प्रोबेबिलिटी ओनली द फर्स्ट टू, हाँ ओनली लिख दिया है तो टेल ही होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो टेल ही होगा, मतलब बाकी जो 8 वो है वो टेल होगा। और नहीं, ये अब करेंगे तो सारा इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से ना, तो सबका 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो भी दे रहा है, इंडिपेंडेंट भी दे रहा है। एक पहला का तो आया, हाँ हाँ, मतलब 1/2 के बाद 10। हाँ, तुम हम क्वेश्चन नंबर लिखवा दे रहे हैं, जो जो लिखवा रहे हैं उसको तुम पहले देख लेना। अच्छा ठीक है, हाँ बता दो। लिखो तो क्वेश्चन नंबर। मैच करेगा एक मिनट से, मैं बुक लेके हाँ, एक तो मैच करवा लो पहले। हाँ हाँ, एक